गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। और मैं अंजनी पांडे आप लोगों का फिर से एक बार एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन ऑफ सिविल वर्क के इस लेक्चर नंबर 13 में वेलकम करता हूं। और माय डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कॉस्टिंग का स्टील कैलकुलेशन पढ़ाया था, और आज के इस लेक्चर में हम लोग वैल्यूएशन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये आज हम लोग वैल्यूएशन पे डिस्कस करने वाले हैं। वैल्यूएशन क्या होता है और वैल्यूएशन की रिक्वायर्ड क्यों होती है एक क्वांटिटी सर्वेयर के लिए। तो माय डियर, सबसे पहले आपको समझना होगा कि वैल्यूएशन क्या होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करना है, बाई करना है, या आपको रेंट फिक्स करना है, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ टैक्स देना है, ठीक है, या सिक्योरिटी जमा करना है, तो उसके लिए आपको अपने प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि समय के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ न कुछ डेप्रिसिएट होती है, घटती रहती है। तो आज आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 15 साल बाद आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, इन्हीं सबको हम लोग वैल्यूएशन वाले चैप्टर में क्लियर करने। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन को देखते हैं क्या है। नोट करेंगे वैल्यूएशन फॉर फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट, फॉर फाइंड आउट एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए, एक्चुअल कॉस्ट आप पता करने के लिए वैल्यूएशन करते हो किसी भी प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब आप देखिएगा वैल्यूएशन करने का ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यूएशन क्यों करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। तो देखो, अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना है तो इसका मेरा टारगेट होता है सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हो या बाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। अब सेकंड टारगेट मेरा क्या था, सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, फ्लेक्सेशन और फिक्सेशन ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। तो किसी भी प्रॉपर्टी का टैक्स फिक्स करने के लिए भी आप वैल्यूएशन करते हो, एक्चुअल कॉस्ट पता करते हो। इसके अलावा रेंट फिक्सेशन, रेंट फिक्सेशन ऑन प्रॉपर्टी, इसके लिए भी आप वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, अगर आप कोई लोन लेते हो बैंक से तो उसमें सिक्योरिटी के रूप में आप प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो, तो उसकी वैल्यू पता होती है, उसी के आधार पे आपको लोन सैंक्शन किया जाता है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशन के लिए, हमारा ऑब्जेक्ट है। इतने पॉइंट को माइंड में रखकर हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं। तो वैल्यूएशन में कई टर्म ऐसे होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉपर्टी का एक्चुअल कॉस्ट पता करने के लिए। सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है, हम लोग इसको कहते हैं ग्रॉस इनकम। आप समझिएगा कि ग्रॉस इनकम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस इनकम पे। तो देखिए, अगर हम ग्रॉस इनकम की बात करें माय डियर, तो किसी भी प्रॉपर्टी से तभी सोर्सेज में जो हमें इनकम प्राप्त हो रही है उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। मतलब आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रॉपर्टी से हमें कोई भी सोर्स हो, चाहे वो रेंट का हो, ठीक है, या तो आप कह लो कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने दैट मीन्स कि लीज पर दे रखा है, या किसी अन्य प्रकार से आपने प्रॉपर्टी को आपने दिया है किसी अदर मेंबर को, और उससे आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, लगातार अर्निंग कर रहे हो, तो उसे हम ग्रॉस इनकम कहेंगे। लेकिन ग्रॉस इनकम में कोई भी आउट गोइंग सोर्स इंक्लूड नहीं होता है, ओनली इनकमिंग सोर्स इंक्लूड होता है।
आप कितना कमाए हो अपने प्रॉपर्टी से, सिर्फ वही ग्रॉस इनकम होगा, इसमें खर्च की बात नहीं होगी। तो नोट करेंगे, चलिए नोट करेंगे इसमें, टोटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट डिडक्शन ऑफ आउटगोइंग इज नोन ग्रॉस इनकम। तो अगर आपने कोई भी आउटगोइंग सोर्स, आउटगोइंग एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया है ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम से, तो उसे हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म आपका बन जाता है, अब नेक्स्ट टर्म आपका बन जाता है दैट इज नोन एज नेट इनकम। बहुत अच्छा टर्म है। अब देखिएगा नेट इनकम क्या होता है। तो नेट इनकम का मतलब है माय डियर कि आपने प्रॉपर्टी से जितना कमाया है उसमें आपने कुछ खर्च भी कर दिया, हो सकता है आपने खर्च कर दिया हो मेंटेनेंस पर, हो सकता है आपने खर्च कर दिया हो कुछ उसके टैक्स पे में, या फिर अदर प्रकार के म्युनिसिपल कारपोरेशन के टैक्स में, या फिर और भी कई आपके एक्सपेंस बनते हैं, जैसे आपने चौकीदार रखा हुआ है, लिफ्ट वॉचमैन रखा हुआ है, और लिफ्ट मैन रखा हुआ है, मोटर मैन रखा हुआ है। तो इन सब के सैलरी वगैरह पे भी कुछ व्यय कर दे रहे हो। तो आप बिल्डिंग से, अपने प्रॉपर्टी से अपना आप जितना कमा रहे हो उसके अलावा कुछ खर्च भी कर रहे हो। तो अगर जितना आपने कमाया इसमें जितना आपने खर्च किया इसको हम माइनस कर दें, तो जो हमारी इनकम बचती है यह नेट इनकम कहलाती है। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ कि नेट इनकम क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो नेट इनकम का सीधा सा मतलब है कि ग्रॉस इनकम में आउटगोइंग माइनस कर दो। नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। तो अगर आप ग्रॉस इनकम में आउटगोइंग माइनस कर दोगे तो ये हमारा नेट इनकम कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं टोटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी डिडक्टेड डिडक्टेड आउटगोइंग। तो ये हमारा नेट इनकम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एक नया टर्म आ गया है आपके सामने, और वो नया टर्म है आउटगोइंग। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आउटगोइंग क्या है। ठीक है, एक नया टर्म आ गया है आउटगोइंग। तो अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो आउटगोइंग का मतलब है माय डियर कि आपने प्रॉपर्टी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च किया है इसको आउटगोइंग कहते हैं। जैसे आउटगोइंग में क्या आ जाता है, म्युनिसिपल पार्टी को आपने टैक्स दिया होगा, इसके अलावा वेल्थ टैक्स दिया होगा, इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया होगा। तो चलिए इनको नोट कर लेते हैं आउटगोइंग। इट इज नोन एज चलिए इट इज नोन एज एक्सपेंस इन ऑल कंडीशन, या आप इसको हटा भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहते हो तो मत लिखिए, आप डायरेक्ट बोल सकते हो
आउटगोइंग में फॉर मेंटेन स्ट्रक्चर फॉर मेंटेन्ड स्ट्रक्चर different type of expense is known as outgoing. जैसे कौन कौन से एक्सपेंस हैं इनमें? सबसे पहले मैं बात करूंगा, म्युनिसिपल टैक्स लिया जाएगा यहाँ पे, म्युनिसिपल टैक्स। तो ये जो म्युनिसिपल टैक्स होता है ये आपका आउटगोइंग हो जाएगा। सेकेंड इज वेल्थ टैक्स, ये भी आपका आउटगोइंग में आएगा, वेल्थ टैक्स। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा ये भी आपका आउटगोइंग में आएगा। तो जितने भी प्रकार के टैक्सेज होते हैं वो आउटगोइंग में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेंटेन रखने के लिए स्ट्रक्चर को रिपेयरिंग करवा रहे हो तो ये भी आउटगोइंग में आएगा, ठीक है। आपने वॉचमैन रखा है तो ये भी आउटगोइंग में आएगा। वो जो मैंने आपको अदर पॉइंट बताए हैं वो भी आउटगोइंग में इंक्लूड होते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि रिपेयरिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो इसको भी नोट करिएगा। देखिएगा रिपेयरिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। रिपेयर, तो किसी भी प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए आपको पता है एनुअल रिपेयरिंग होती है प्रॉपर्टी की। मैंने इसको आपको पहले भी डिस्कस कराया था। तो एनुअल रिपेयरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें मंथली रेंट मिलता है उसका 1 से 1.5% एक्सपेंस करते हैं, और जो हमें ग्रॉस इनकम होती है उसका 10 से 15% एक्सपेंस करते हैं। तो रिपेयरिंग में क्या लगने वाला है मेरा, 1 से 1.5%। ये आपका मंथ रेंट का होगा, जो आपको मंथली रेंट मिल रहा है उसका आप 1 से 1.5% एक्सपेंस करोगे, और 10 से 15% आप लोग टोटल ग्रॉस इनकम का खर्च करोगे। किसमें? रिपेयरिंग में। तो रिपेयरिंग में माय डियर स्टूडेंट 1 से 1.5% मंथ रेंट का एक्सपेंस करेंगे, और 10 से 15% टोटल ग्रॉस इनकम का एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपका मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज भी हो सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज देखते हैं क्या होता है। तो अब हेडिंग बनेंगे मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज। मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज, अब यह एक नया टर्म है। आप देखिएगा मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज क्या होता है। अब देखिएगा किसी भी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए, चलाने के लिए हमें कुछ ऐसे मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है जो कंटिन्यू उस बिल्डिंग को मेंटेन रख सके। जैसे अगर आप करोगे स्वीपर की बात, तो स्वीपर होगा तो आपके बिल्डिंग की कंटिन्यू क्लीनिंग होती रहेगी, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो बाथरूम हो, या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सीवेज इकट्ठा हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको स्वीपर की आवश्यकता होती है, और ये मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज में आता है। इसके अलावा आप मोटर मैन रखते हो। मोटर मैन का मतलब क्या है कि अगर कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उस पर पंपिंग करना होता है, पानी ऊपर ले जाना होता है, तो उसके लिए एक मोटर मैन होता है जो टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई देता रहता है, ठीक है। इसके अलावा माय डियर आप लिफ्ट मैन रखते हो। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आप लिफ्ट लगे होते हैं, तो लिफ्ट को चलाने वाला भी एक होता है, ठीक है। गार्ड रखते हो सुरक्षा के पर्पज से। तो इन सब को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज।
और ये जो मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज होते हैं 5 से 10% टोटल ग्रॉस इनकम के रखे जाते हैं। तो नोट करेंगे इसको। फॉर मेंटेन्ड प्रॉपर्टी different type of of staff जैसे स्वीपर, मोटरमैन, लिफ्टमैन, गार्ड is required and expense of such type of staff is known management and collection charge। and collection charge। ठीक है। अब देखिएगा मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज के लिए क्या फंड होना चाहिए, नोट करिएगा। मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज कंसीडर 5 to 10% ऑफ ग्रॉस इनकम। तो ग्रॉस इनकम का 5 से 10% आपको मैनेजमेंट और कलेक्शन चार्ज देना होता है। ठीक है। अब एक नए टर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे स्क्रैप वैल्यू क्या होती है माय डियर। बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पता भी होगा आपको। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को उसके प्रॉफिटेबल एज के बाद, तो आप लाभकारी उम्र बोलते हो, तो किसी बिल्डिंग का प्रॉफिटेबल एज कंप्लीट होने के बाद आफ्टर डिसमेंटल ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को आप गिरा दो तो उसके मलबे को बेच के, उसकी स्क्रैप को बेचकर जो वैल्यू प्राप्त करते हो उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। और ये जो स्क्रैप वैल्यू होता है माय डियर, ये आपका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है उसका 10% लिया जाता है। तो नोट करेंगे इस पॉइंट को। आफ्टर कंप्लीटेड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर कंप्लीटेड लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर डिसमेंटल डिसमेंटल वैल्यू इज नोन स्क्रैप वैल्यू। तो ये किसी भी कंस्ट्रक्शन के लाइफ कंप्लीट होने के बाद, डिसमेंटल करने के बाद प्राप्त वैल्यू स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। एक बात ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो सकता है, तो मैं इसको नोट करा दे रहा हूं। स्क्रैप वैल्यू
इज 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का स्क्रैप वैल्यू 10% लिया जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो अगली हेडिंग बनाएंगे हम लोग और देखेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो नेक्स्ट टर्म रहेगा हमारा मार्केट वैल्यू। अब नोट करिएगा, देखिएगा मार्केट वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है। अब देखिएगा, अगर किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को आप ओपन मार्केट में बेच रहे हो तो जो उससे वैल्यू प्राप्त होगी उसे हम मार्केट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नो, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। चलिए, मार्केट वैल्यू, हाँ, फॉर सेलिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग, प्रॉपर्टी और बिल्डिंग एट ओपन मार्केट, ओपन मार्केट वैल्यू इज नोन एज मार्केट वैल्यू। तो ये हमारा मार्केट वैल्यू है, जो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कहने का मतलब है, जो मार्केट वैल्यू होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगा और ये कभी भी पॉजिटिव भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इट इज चेंज टाइम टू टाइम, चेंज टाइम टू टाइम। तो ये समय के साथ चेंज होता रहेगा और इसे हम मार्केट वैल्यू कहेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बुक वैल्यू, को भी हम लोग देख लेते हैं बुक वैल्यू क्या होगी। तो नोट करेंगे बुक वैल्यू, दिस इज बुक वैल्यू। अब ये समझना होगा कि बुक वैल्यू क्या होता है। तो बहुत आसान वर्ड में मैं आपको इसको बताना चाहूं तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन। तो आपने जितने में कंस्ट्रक्शन को बनाया था उसमें अगर आप डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दो तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वह बुक वैल्यू होगी, माइनस एनुअल डिप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा बुक वैल्यू होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी है और उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई, मतलब जितना उसको चलना था उस कंप्लीट हो गई, तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी की लाइफ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो बुक वैल्यू के एक्विवेलेंट हो जाती है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीट completed life
आफ्टर कंप्लीटेड लाइफ रिमेन्स वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो ये हमारा बुक वैल्यू हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है और इसको रेटेबल वैल्यू कहते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। रेटेबल वैल्यू क्या होता है, तो नोट करेंगे रेटेबल वैल्यू। अब ये वैल्यू आप देखिएगा, ये कौन सी वैल्यू है, रेटेबल वैल्यू। तो समझिएगा माय डियर कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी से जो ग्रॉस इनकम होती है, ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम होती है, अगर उस पे एनुअल रिपेयरिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो जो बची हुई वैल्यू होती है उसको हम रेटेबल वैल्यू कहते हैं। तो नोट करेंगे टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ एनी प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्शन ऑफ annual repair maintenance is known as rateable value। रेटेबल वैल्यू। तो चलिए ये हमारा रेटेबल वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंकिंग फंड पर। तो अगला टर्म आएगा मेरा सिंकिंग फंड। नेक्स्ट टर्म रहेगा सिंकिंग फंड। और जो हम सिंकिंग फंड पे डिस्कस करेंगे माय डियर, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सिंकिंग फंड और डेप्रिसिएशन के मैं आपको कई सारे मेथड बताऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।